हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज की हमारी डे 20 की वीडियो है जिसमें कि हम हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी मध्यकालीन भारत की तो दूसरी ही वीडियो है जिसमें कि हम आज सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल में हम सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने गुलाम वंश से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए पहले देखते हैं गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये गुलाम वंश है। गुलाम वंश से ही सल्तनत काल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले गुलाम वंश की जो स्थापना की गई थी वो 1206 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1206 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये कौन था? ये गौरी का गुलाम था। जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने जब सारे युद्ध वगैरह किए थे, उसके बाद भारत पे राज करना स्टार्ट किया था, भारत में दिल्ली सल्तनत पे। अब दिल्ली के राजा बनने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसका जो गुलाम था, कौन था? गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने क्या किया? अपने एक वंश की शुरुआत की। ठीक है, दिल्ली पे। कौन सा वंश? गुलाम वंश। ठीक है, तो 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, ये कौन था? गौरी का गुलाम था। ठीक है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और इसके निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, एक कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, मोस्टली आप इंटरनेट वगैरह पे पढ़ेंगे या वैसे आपने पढ़ी होगी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों का ही नाम दिया जाता है कुतुब मीनार को बनाने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में कि जो नींव डली थी, यानी कि उसे बनाने की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा जो करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, यानी कि दोनों की भागीदारी रही। नींव किसने डलवाई? नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई और निर्माण कार्य को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिल्ली का कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये चीज़ पूछी जाती है। अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श क्या है? लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी? 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? चौगान को खेलते हुए हुई थी। चौगान एक ऐसा खेल है जो कि घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। ठीक है, इसमें एक स्टिक आपके हाथ में दी जाती है और घोड़े पे बैठ के आपको बॉल से खेलना होता है उसे। ठीक है, तो ये चौगान खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। और इसे कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, और ऐबक का जो उत्तराधिकारी था, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकारी भी कोई रहा होगा, तो उसका उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। ठीक है, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, इसे मारकर इल्तुतमिश दिल्ली पे राज करना शुरू किया था 1211 में। तो यहाँ पे पहला जो राजा था गुलाम वंश का वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा आराम शाह था और तीसरा इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी और इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज था। कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था? रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो एक गैर जिम्मेदाराना राजा साबित हुआ, यानी कि उसका राजपाट अच्छा नहीं था, वो अच्छे से फैसले नहीं ले पा रहा था। तो यहाँ पे उस समय क्या थे कि जो तुर्क के अमीर लोग थे, ठीक है, उनकी एक कम्युनिटी थी जो कि राजा को हटा सकती थी और किसी और को नया राजा बना सकती थी। ठीक है, तो उस कम्युनिटी ने क्या किया था
कि जो मतलब तुर्क के अमीर लोग थे उन लोगों ने मिलकर क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के गद्दी से रज़िया बेगम, रज़िया बेगम वही है रज़िया सुल्तान जिनके बारे में आपने सुना होगा, ये वो पहली महिला हैं जो कि शासन संभालने आई थी। ठीक है, तो रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ठीक है, कौन थी, पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर को संभाला था और इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया था। ठीक है, उस समय पे पर्दा प्रथा होती थी और खासकर ये तो जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म में तो अभी भी बहुत जगह पे पर्दा रखा जाता है, तो इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा को बहुत माना जाता है। तो उस समय पर्दा प्रथा की बहुत ज़्यादा मान्यता थी। तो यहाँ पे पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा एक मतलब चोगा वो एक कावा सा होता है और जो कुल्हा है ये टोपी है ना, मतलब जो जैसे कोई भी राजा उस समय पे पहनते थे। ठीक है, जो उनकी कॉस्ट्यूम होती थी वो चोगा और कुल्हा वो पहन के दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस तरह से एक पुरुष राजा बनता था उसी तरह से जब महिला यानी कि रज़िया बेगम राजा बनी तो उन्होंने भी उसी तरह के कपड़े पहने, उसी तरह से दरबार में गई। उन्होंने किसी भी तरह के पर्दे को मान्यता नहीं दी, यानी कि पर्दे में रह के उन्होंने राजपाट नहीं संभाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रज़िया को गद्दी से हटाकर अब क्या हुआ था कि रज़िया सुल्तान ने क्या किया था, रज़िया ने जो गैर तुर्की थे, ठीक है, उन्हें अपने सामंत बनाने की यानी कि उन्हें अपना मंत्री वगैरह बनाने की सोची और उन्होंने चाहा कि मतलब जो गैर तुर्की हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, तो वो इसके लिए कोशिश कर गई थी। ठीक है, तो इन कोशिशों को ध्यान में रखते हुए जो वो तुर्किश अमीर लोगों की कम्युनिटी थी उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को ये लग रहा है कि ये क्या है, ये हमें ही हटा देंगी और अपने राजपाट में क्या है और जो गैर तुर्किश हैं उन लोगों को ऐड कर लेंगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रज़िया सुल्तान को भी हटा दिया। रज़िया सुल्तान को जब उन्होंने गद्दी से हटाया तो मुइजुद्दीन बहराम शाह को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, किसे, मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया और इसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह वहाँ के राजा बने। ठीक है, सुल्तान बने। अब गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहा वो शम्मुद्दीन कैमूस था। कौन था, शम्मुद्दीन कैमूस था। इसके बाद भी यहाँ पे क्या हुआ था, अलाउद्दीन महसूद शाह को एक षड्यंत्र के द्वारा हटाया गया था। षड्यंत्र किसने करा था, बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। और बलबन उसके बाद बलबन राजा बना, मतलब बलबन ने पहले अपने दामाद को राजा बनाया था, उसके बाद वो खुद राजा बना था और उसके बाद जो अंतिम राजा रहा वो शमसुद्दीन कैमूस रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बलबन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसलिए उसके बारे में मैंने ज़्यादा बताया नहीं है। बस ये मान लीजिए कि षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने हटाया था। ठीक है, और बलबन का जो नाम था, बलबन का आप नाम जान लीजिए, इसका जो नाम था बहाउद्दीन नाम था। क्या नाम था बलबन का, असली नाम बहाउद्दीन नाम था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बलबन था उसने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन को हटाया, उसके बाद खुद पहले अपने दामाद को राजा बना दिया था और उसके बाद फिर खुद राजा बना था। ठीक है, अंतिम राजा जो रहा वो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शम्मुद्दीन कैमूस था। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका गुलाम वंश तो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा बताया है। अमीर खुसरो वैसे तो एक कवि रहे हैं, ठीक है, कवि रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो इतिहास में इनका नाम आता है। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। उसके अलावा पहले तो मैं आपको बता दूं ये कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें कवि रखा जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही, ये वही इंसान है जो हम बहुत पुरानी पहेलियाँ सुनते हैं। आपने अपनी दादी नानी से कुछ पहेलियाँ सुनी होंगी, तो पहेलियों को जो लिखा गया था वो अमीर खुसरो ने ही लिखा था। ठीक है, अब अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो मोहम्मद हसन था।
क्या नाम था? मोहम्मद हसन। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? ठीक है, तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? भारत का तोता। ठीक है, भारत का तोता नाम से जाना जाता है। अच्छा, अमीर खुसरो ही वह इंसान थे जिन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया था। क्या किया था? सितार और तबले का आविष्कार किया था। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक ऐसा इंसान था जिसने बहुत लंबे समय तक बहुत सारे राजाओं को बदलते हुए देखा। दरबार वही था, ये वही था, लेकिन राजा समय समय पर बदलते गए। बलवान से लेकर बलवान गुलाम वंश के अंदर आता है, गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक। ठीक है, गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक अमीर खुसरो ने राजाओं को बदलते हुए देखा। ठीक है, तो जब तक कि जो मोहम्मद तुगलक थे वो नहीं आए राज करने, तब तक जो अमीर खुसरो है वो उनके दरबार तक रहा था, यानी कि बलवन के टाइम पे भी था। ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश आया, पूरे खिलजी वंश में रहा। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में जब मोहम्मद तुगलक आए तो वो आखिरी राजा थे जिसके दरबार में अमीर खुसरो था। ठीक है, तो उसने बहुत सारे राजाओं के समय को देखा और बहुत कुछ बदलते हुए भी देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अमीर खुसरो के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये अलग से हाईलाइट करके लिखा है। ठीक है, और बाकी किसी के पास लूसेंट की बुक है तो उसमें भी वो अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी हेडलाइंस दी गई हैं। और बाकी ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है खिलजी वंश। आगे देखिए खिलजी वंश। खिलजी वंश में अगर हम देखें तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 1290 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1290 ईस्वी में की थी। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है, इसकी हत्या कब हुई थी? 1296 ईस्वी में हुई थी। वो किसने की थी? इसके भतीजे या दामाद दोनों ही था, मतलब भतीजा और दामाद दोनों ही था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी वही है, आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी। ठीक है, पद्मावती जो मूवी आई थी उस मूवी में जो अलाउद्दीन खिलजी था वो यही था जिसने की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश में पे राज किया था, यानी कि खिलजी वंश का वो बन गया था राजा। ठीक है, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसके भतीजे या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या 1296 ईस्वी में कर दी थी। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, क्या अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। और अलाई दरवाजा जो है वो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा याद कर लीजिएगा। इलामी दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इसे क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। कितने आक्रमण हुए थे? मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को गद्दी पे बैठाया गया। ठीक है, किसे बैठाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को गद्दी पर बैठाया गया था। और ये जो था, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसे नग्न स्त्री या पुरुष की संगत पसंद थी, यानी कि उनके पास रहना पसंद था या उनके साथ रहना पसंद था। ठीक है, तो ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसे नग्न स्त्री या पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, या फिर दरबार में कई बार औरतों के कपड़े पहन के या फिर नग्न ही चला जाता था, तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, यानी कि मुबारक को उसके वजीर खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में मार दिया था और उसके बाद उस दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को किसने मारा था? उसे मारने वाला था खुसरो खां, जो कि कौन था? उसका वजीर था, जिसने उसे 1320 ईस्वी में मार दिया था। ठीक है, तो खिलजी वंश समाप्त होता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने।
ठीक है। खुसरो खां को हराया था, जो कि देखो खुसरो खां यहाँ मुबारक खिलजी के बाद बैठा था गद्दी पे, ठीक है। खुसरो खां को हराने के बाद गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसे नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गयासुद्दीन के बाद जूना खां को, ठीक है, गयासुद्दीन के बाद जूना खां को किस नाम से गद्दी पे बैठाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जो हमने अमीर खुसरो में बात की थी कि बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के गाज तक कौन था? अमीर खुसरो ही वहां का राज कवि था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे किसे बैठाया गया था? जूना खां को बैठाया गया था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1351 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से और जाना जाता है? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसे स्वप्नशील मतलब सपनों की दुनिया में रहने वाला, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। ये किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि ये अजीब अजीब सी योजनाएं बनाता था, बिल्कुल भी लोगों की भावनाओं को नहीं समझता था और बहुत ही क्रूर राजा था, ठीक है। तो ये रक्त पिपासु मतलब खून को पीने वाला कीड़ा, पागल और सपनों की दुनिया में रहने वाला कहा जाता था, ठीक है। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदाऊनी ने लिखा है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ये किसने कहा? तो ये कहा बदायूनी ने। और ये भी नहीं पूछा जाएगा तो मोस्टली ये पूछा जाता है कि ये लाइन किस राजा के लिए कही जाती है? तो ये कही जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि किस राजा के लिए लाइन कही जाती है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ये कही जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। इसके बाद जो वंश आता है वो है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिच खां। कौन थे? खिच खां। अंतिम सुल्तान जो इसके थे वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह। और यमुना के किनारे जो मुबारकाबाद नाम का एक शहर है, उसकी स्थापना किसने की थी? खिस खां के पुत्र मुबारक शाह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। मुबारक शाह कौन था? खिस खां का पुत्र था, ठीक है। इसने मुबारकाबाद की स्थापना की थी। मुबारकाबाद कहाँ है? यमुना के किनारे पे, ठीक है। इसके बाद जो वंश आता है वो है लोधी वंश। ये हमारा अंतिम वंश है, ठीक है। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। यहाँ पे आपके लोधी वंश कंप्लीट होने से आपका सल्तनत काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहलोल लोधी का जो पुत्र था कौन? निजाम खां। वो सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। किस नाम से बैठा था निजाम खां? सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से, ठीक है। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। भाई आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सुल्तान सिकंदर शाह ने, या फिर सिकंदर शाह नाम आ जाएगा। उसने क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, गले की बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में सिकंदर शाह की मृत्यु हुई और इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम शाह आगरा की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। 1517 ईस्वी में जो सिकंदर शाह की मृत्यु हो गई थी, कैसे हुई थी? गले की बीमारी के कारण हुई थी, ठीक है। और उसके बाद इसका बेटा इब्राहिम शाह गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। दिल्ली की नहीं, आगरा की गद्दी पे बैठा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था भाई? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा कि भाई पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन दो राजाओं के बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर से और युद्ध भी हुए, तो यहाँ पे राजाओं के नाम चेंज कर देंगे आपके,
और आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम खां के चाचा आलम खान ने भेजा था। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था, बेसिकली जो यहाँ पे लोधी वंश में ये जो पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी और ये इब्राहिम खां का चाचा जो था आलम खां, इन लोगों ने क्या सोचा था कि हम बाबर को बाहर से बुलाएंगे, ठीक है, और जो यहाँ पे इस समय शासन कर रहा है इब्राहिम लोदी, इसे हम मरवा देंगे। ठीक है, अब इसे मरवाने के बाद हम क्या है, लोधी वंश के शासक बन जाएंगे। ठीक है, वहां के सल्तनत काल के शासक बन जाएंगे हम, लोधी वंश हम संभालेंगे। ठीक है, राजा हम बन जाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ क्या था कि बाबर जब आया, जाहिर सी बात है कि आप अपने से शक्तिशाली इंसान को हराने के लिए उससे भी ज्यादा शक्तिशाली इंसान को ढूंढेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया था, बाबर को ढूंढा था, क्योंकि ये इब्राहिम लोदी को हरा नहीं सकते थे। ठीक है, अब जब बाबर आया उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया। ठीक है, अब पानीपत के युद्ध में हराने के बाद बाबर ने क्या सोचा कि अगर इब्राहिम लोदी को मैं हरा सकता हूँ, ठीक है, यानी कि इब्राहिम लोदी को ये लोग तो हरा नहीं पा रहे थे, इब्राहिम लोदी को हराया किसने? मैंने। अगर मैंने इब्राहिम लोदी को हराया है तो ये लोग तो मुझे भी नहीं हरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो उससे भी ज्यादा ताकतवर हूं। तो ये सोच के बाबर ने यहाँ पे मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी। ठीक है, यानी कि बाबर का जाना हुआ ही नहीं, फिर बाबर यहीं पे रह गया, यहीं रह के उसने मुगल सल्तनत की स्थापना की। फिर बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, इस तरह से पूरा मुगल शासन चलता रहा औरंगजेब तक। ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब के बाद यहाँ पे ये शासन खत्म होता है अंग्रेजों के द्वारा। जब जो भारत है उस पर राज कर लिया जाता है तो वो एक एक करके राजाओं को हटा देते हैं। तो यही काम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो सल्तनत काल का पूरा बायोडाटा था, मतलब पूरी जो जानकारी थी सल्तनत काल की, ये पूरी कंप्लीट होती है। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इस सब में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की भी जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो भी आपको उसी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।